अमित मालवीय ने पोस्ट किया है जिसमें आतंकी यासिन मलिक को लेकर पोस्ट है। यासिन मलिक के हलफनामे में चौंकाने वाला दावा किया गया है। साल 2006 में यासीन ने हाफिज सईद से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मनमोहन सिंह ने धन्यवाद अदा किया था। वीके नारायण के कहने पर यासीन मलिक से मुलाकात हुई थी। ये दावे यूपीए सरकार की गंभीरता पर सवाल खड़े करते हैं, ये यासिन मलिक का कहना है। ये यासिन मलिक ने जो मुलाकात की थी उस पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का ये पोस्ट है और इसको लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि आतंकी यासिन मलिक जो कि टेरर फंडिंग के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है, वही यासिन मलिक को लेकर यह पोस्ट है। यासिन मलिक के हलफनामे में चौंकाने वाला दावा किया गया है और यह दावा है कि साल 2006 में यासीन ने हाफिज सईद से मुलाकात की थी। लश्कर-ए-तौयबा का संस्थापक, 26/11 हमलों का जिम्मेदार ये हाफिज सईद और इससे 2006 में यासिन मलिक ने मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद मनमोहन सिंह ने धन्यवाद अदा किया था यासिन मलिक का और वीके नारायण के कहने पर यासीन मलिक ने यह मुलाकात की थी और ये दावे यूपीए सरकार की गंभीरता पर सवाल खड़े करते हैं और ये सवाल खड़े किए हैं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने और ये कहना है उनका। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां यासिन मलिक के हलफनामे में जो दावा किया गया है वो यूपीए की सरकार पर कई सवाल खड़े करता है। ये दावा बीजेपी नेता अमित मालवीय ने किया है। तो अपने हलफनामे में यासिन मलिक ने कई बातें लिखी हैं और किस तरह मनमोहन सिंह ने, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह ने किस तरह से यासिन मलिक का हाफिज सईद से मुलाकात करने के लिए साल 2006 में धन्यवाद अदा किया था। अपने हलफनामे में यासिन मलिक ने उसका जिक्र किया है। इसको लेकर अब बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने यासिन मलिक के हलफनामे का हवाला देते हुए इस पर सवाल खड़े किए हैं, यूपीए गवर्नमेंट पर सवाल खड़े किए हैं और जिस तरह से हाफिज सईद से मुलाकात हुई यासिन मलिक की और हाफिज सईद से मुलाकात करने के बाद मनमोहन सिंह ने यासिन मलिक का धन्यवाद अदा किया, इसको लेकर अब बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी नेता अमित मालवीय ने यूपीए सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और ये दावा जो यासिन मलिक के हलफनामे में है कि साल 2006 में जब उन्होंने आतंकी हाफिज सईद से मुलाकात की थी उसके बाद मनमोहन सिंह ने उन्हें धन्यवाद अदा किया था। तो हाफिज सईद ने अपने हलफनामे में बाकायदा इस बात को लिखा है कि हाफिज सईद से मिलने के बाद मुझे मनमोहन सिंह ने शुक्रिया कहा था। और यासिन मलिक आपको बता दें कि ये वो जेल में बंद हैं और उन्होंने ये सनसनीखेज दावा किया है जिस पर अब बीजेपी सवाल उठा रही है। दरअसल जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चीफ हैं यासिन मलिक, लेकिन अभी फिलहाल आतंकी फंडिंग मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है और ये सनसनीखेज दावा अपने हलफनामे में किया है। यासिन मलिक ने लिखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह ने साल 2006 में पाकिस्तान में लश्कर-ए-तौयबा का जो चीफ है, मास्टरमाइंड 26/11 आतंकी हमले का, हाफिज सईद, उससे मुलाकात की थी। व्यक्तिगत रूप से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन्हें धन्यवाद अदा किया था। यह सनसनीखेज खुलासा है। इसको लेकर बीजेपी यूपीए गवर्नमेंट पर अब सवाल खड़े कर रही है। और चलिए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी समीर का। समीर, बीजेपी को तो बैठे बिठाए एक मौका मिल गया है और लगातार अब सवाल उठाए जा रहे हैं यूपीए गवर्नमेंट पर। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये जो एफिडेविट आया है उस पर राजनीति अब गर्मा गई है और बीजेपी ने जिस तरह से नेशनल जो कांग्रेस है, नेशनल लीडर, उन पर सवालिया निशान लगाया और कहीं ना कहीं जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने जिस तरह से जो एज पर द यासिन मलिक एफिडेविट जो उन्होंने एफिडेविट प्रोड्यूस किया है उसमें उनको धन्यवाद भी किया था कि जब वो हाफिज सईद से मिले थे 2006 में, तो उसके बाद तो राजनीति गर्मा गई है। लेकिन हम बीजेपी का तो जो अमित मालवीय का जो ट्वीट है वो तो हमने बताया, लेकिन उस पर रिएक्शन लेंगे। कांग्रेस के मेरे साथ हैं चीफ स्पोक्स पर्सन जम्मू कश्मीर कांग्रेस के और फॉर्मर एमएलसी है रविंद्र शर्मा। शर्मा जी, ये जो मुद्दा है ये बड़ा गर्मा गया है, कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया क्या है, रिएक्शन क्या है? नहीं, क्या गर्मा गया? देखिए, एक आतंकवादी है खूंखार, वो जेल में है और उनकी कस्टडी में है। वो क्या बोल रहा है, क्या बुलाया, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है और उसके सवालों पे क्या जवाब देंगे जो जेल में है ऑलरेडी और जिसको जो है वो सजा हुई है। और वो खूंखार आतंकवादी कई किस्म के बयान दे सकता है, किसके कहने पे दे सकता है।
इसलिए उस पर क्या कमेटी, वो तो हम समझते हैं ये बुनियाद है। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान की तरफ एक सही पॉलिसी निभाई। इसमें तो देश के प्रधानमंत्री चले गए थे लाहौर, और बाद में ISI को लेके आगे अपनी जांच करवाने पठानकोट। उनसे सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा? जिन्होंने ISI से जांच करवाई और जहां हमले ही हुए, बिन बुलाए देश को लाहौर चले गए। कांग्रेस की हमेशा ठोस नीति रही है पाकिस्तान और आतंकवाद के विरुद्ध, और आज दूलमुल नीति है। और जो पाकिस्तान के साथ सहयोगी हैं उनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस ने हमेशा सख्त रुख अपनाया, और पाकिस्तान आइसोलेटेड था देश और दुनिया में सब जगह से। आज हमने जिस तरह से देखा कि भारत के साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और पहलगाम हमले के बाद बहुत दो लोग सिर्फ खड़े हुए, दो मुल्क, और इसलिए उससे पता लगता है कि कांग्रेस की नीति और UPA की नीति कितनी ठोस थी। हम बातें कम और काम ज्यादा करते थे, और पाकिस्तान आइसोलेटेड था वर्ल्ड में, एक आतंकवादी और टेररिस्ट फैक्ट्री के तौर पे जाना जाता था। आज तो अमेरिका में जाकर के, जिसको हम दोस्त कहते थे, वहां जाकर के उसके जनरल को, जिसने के ये जंग लगवाई, पहलगाम करवाया, उसको लंच किया जाता है, उसको हीरो के तौर पर पेश किया जाता है। बहुत दुखद बात है। इसलिए कांग्रेस की नीति, UPA की नीति हमेशा जो है वो स्पष्ट और कठोर रही है। चलिए समीर से दोबारा जुड़ते हैं हम, उनके साथ कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन है रविंद्र शर्मा। और ये उस समय की वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जब यासिन मलिक ने, पूर्व प्रधानमंत्री, समीर अगर आप मुझे सुन सकते हैं, तो जो हलफनामा यासिन मलिक ने पेश किया है उसमें यह भी लिखा है कि वो इस बात की भी एक तरह से पोल खोलता है कि पाकिस्तान आज ही नहीं बल्कि कई दशकों से आतंकवाद का सहारा लेता आया है, और यही कारण है कि ना ही सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत बल्कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं से यह अनुरोध किया गया कि आप शांति वार्ता की अपील करें। आप वहां पर जो आतंकवादी हैं उन्हें आप बाकायदा ये बताएं कि अगर आपसे कोई शांति वार्ता करने आता है, अगर आपसे कोई शांति की पेशकश करता है तो उसे खरीद लें। ये अपने हलफनामे में यासिन मलिक ने लिखा है। देखिए, मेरा सवाल जो एंकर भी पूछ रही कि जो हलफनामा है उसके मुताबिक जो कमांडर हैं हाफिज सईद उनसे मिलने गए थे, और इंटेलिजेंस एजेंसी जो जम्मू कश्मीर जो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने उनको वहां पे भेजा था। मीन्स के वो एक तरह से विंडिकेट कर रहे थे और उनसे एक तरह से फरियाद कर रहे थे कि आप बातचीत कीजिए, आप अच्छे माहौल में आइए, बातचीत कीजिए। कहीं ना कहीं आतंकवाद तो पहले से ही है, लेकिन कहीं ना आपको लगता है कि सरेंडर था उसमें? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि एक खूंखार आतंकवादी अपने बचाव के लिए, अपने उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, उसकी वेरासिटी क्या है, और उसके एफिडेविट जो उस पर क्या चर्चा करनी है। जो आदमी आतंकवादी है अपने बचाव के लिए कुछ भी झूठ का पलंदा भी बोल सकता है और कहीं उसको कुछ बुलवाया भी जा सकता है। तो इसलिए उसकी उस बात पे कोई वजन नहीं है। और हमने कहा कि UPA की नीति 10 साल में पाकिस्तान को बिल्कुल ठोक के किनारे पे लेकिन आप मैं रोकना चाह रहे, नीति कहीं नजर नहीं आ रही है। जो 56 इंच सीना दिखा रहे थे, उस पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के हम शिकार हैं। और जिस तरह से पहलगाम ही नहीं हुआ, कई दर्जनों सैकड़ों यहाँ हमले करवाए पाकिस्तान ने, कहाँ इनकी ठोस नीति। और फिर आपको पठानकोट की मैंने मिसाल दी कि आतंकवादी हमले के बाद ISI का एजेंट आकर के यहाँ जांच कर रहे, और फिर यहाँ से तो उन्होंने जाने नहीं दिया। तो इस सरकार की क्या नीति है? ये सिर्फ बदनाम करने की एक साजिश। एक चीज है शर्मा जी, आपको नहीं याद भी होगा कि हुर्रियत के साथ बातचीत हो रही थी, ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी चल रही थी। अडवाणी जी के पास भी गए थे, वो वाजपेयी जी के पास भी थे। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, अगर खूंखार खून खराबा जो वो चीज, वो ट्रैक टू डिप्लोमेसी। समीर जरा इनसे पूछिए, आपकी सहयोगी पार्टियां तो आज भी वकालत करती हैं इसी बात की कि बातचीत होनी चाहिए पाकिस्तान से। इनकी सहयोगी पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं। जी, सवाल ये है कि आप ये कहते हैं कि ठोस नीति आपकी तरफ से चलाई गई, लेकिन आपकी सहयोगी पार्टी और पहले PDP भी थी आपकी सहयोगी, और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो दोनों बातचीत करना चाहते हैं पाकिस्तान से। बातचीत की वकालत BJP की हमारे बाद सहयोगी पार्टी रही है, उनके साथ सरकार साझा की है 2014 से लेकर के 2017 तक, इसलिए वो BDP उनके साथ सहयोगी भी रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी NDA में उमर अब्दुल्ला साहब फॉरेन मिनिस्टर थे, इसलिए ये
लोगों के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए हो जाता है। कल अगर उनको लगे कि ये हमारे साथ हो सकते हैं तो बीजेपी को कोई इतराज नहीं होता। इसलिए ये बीजेपी के इल्जामात हैं, लेकिन वो अपनी पॉलिसी बताएं कि जिस पाकिस्तान ने लहूलुहान किया, और आपने कहा कि 56 इंच का सीना दिखाएंगे, लाल आंख दिखाएंगे, आपने तो क्या रविंद्र शर्मा को ऑपरेशन सिंदूर पर भरोसा नहीं है? पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह से बदला लिया गया, पाकिस्तान के अंदर घर में घुसकर जो स्ट्राइक्स की गई, क्या रविंद्र शर्मा को उन चीजों पर भरोसा नहीं है? क्या अपनी सेना पर भरोसा नहीं है? वो ये कह रहे हैं। नहीं है आपको कि जिस तरह से पाकिस्तान पे हमला किया गया? सिंदूर कहाँ से आ गया? हमने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की बुनियाद तो पहलगाम था। आपने कहा ना नीति स्पष्ट करें, तो नीति तो यही है, जीरो टॉलरेंस। अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप, जो नमस्ते ट्रंप हमारे दोस्त हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति तो उनको बुला करके अखबारों में जीरो टॉलरेंस तो यही है। जीरो टॉलरेंस यही थी कि आपने अमेरिका का दोस्त बना दिया पाकिस्तान को। आज वो टेररिज्म के खिलाफ जांच में उपाध्यक्ष हो गया पाकिस्तान, जिसको हमने टेररिस्ट देश घोषित करा दिया था कि ये समीर यहाँ पर क्योंकि कांग्रेस के पास इस चीज का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कांग्रेस के पास इस चीज को डिफेंड करने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी की तरफ से अमित मालवीय ने यूपीए सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पोस्ट किया है बाकायदा, और यासिन मलिक का जो हलफनामा है उसका हवाला देते हुए यूपीए गवर्नमेंट पर सवाल खड़े किए हैं। बहरहाल समीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।